मैं पूर्णिमा सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, AND कॉलेज की तरफ से आज संवाद 14th कार्यक्रम में पुनः आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और आज हमारा टॉपिक है रोल ऑफ अपोजिशन एंड कम्युनिकेशन थ्योरी इन डेमोक्रेसी विथ स्पेशल रेफरेंस टू फार्म्स बिल। बहुत ज़रूरी है आज के संदर्भ में। मैं इस टॉपिक की शुरुआत करने के पहले कौटिल्य के वक्तव्य से शुरू करती हूँ। प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजानाम च हिते हितम नात्म प्रियम हितम राज्ञ प्रजानाम तुम प्रियम हितम। इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स लाइज द किंग्स हैप्पीनेस, इन देयर वेलफेयर हिज वेलफेयर। He shall not considered as good only that which pleases him, but treat as beneficial to him whatever pleases his subjects. रोल ऑफ अपोजिशन डेमोक्रेसी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। अपोजिशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन नहीं होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को हमेशा वेलकम करना चाहिए और मेरिट हो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अपोजिशन डेमोक्रेसी में को स्ट्रेंथन भी करती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं पास्ट की ओर थोड़ा चलूँ तो अटल बिहारी वाजपेयी का एक मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। वो जब फॉरेन मिनिस्टर बने तो जब साउथ ब्लॉक में वो गुजर रहे थे गैलरी से तो उन्होंने उनको वहाँ उस गैलरी में नेहरू की पिक्चर उन्हें नहीं दिखी। उन्होंने तुरंत लोगों को बुलवाया और वहाँ नेहरू जी को फिर से नेहरू जी की पिक्चर को वहाँ लगाया और साफ ही उन्होंने कहा था कि मतभेद होना चाहिए लेकिन मनभेद नहीं। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। नरसिम्हा राव के समय जब वाजपेयी जी को जिनेवा, एक अपोजिशन लीडर को जिनेवा में एड्रेस करने के लिए भेजा गया, यह भी एक हिस्ट्री के लिए एक एग्जाम्पल है कि किसी अपोजिशन पार्टी के लीडर को गवर्नमेंट के डिसीजन को वहाँ वक्तव्य देने के लिए भेजा जाए। इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल। अब तो अपोजिशन ही राष्ट्र के खिलाफ खड़े हो जाएं, तभी किसी राष्ट्र की आंतरिक मुद्दों का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाए, ये बहुत ख़राब बात है। राष्ट्र की तरक्की और राष्ट्र की प्रगति तभी रुक जाती है अगर अपोजिशन का रोल जो है वो नेगेटिव हो जाता है। इसलिए डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए अपोजिशन को भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पर ही ध्यान देना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को हमेशा वेलकम करना चाहिए। अब मैं इस संवाद की इस कड़ी कि मैं दूसरी वक्तव्य की अगर मैं आगे बढ़ूँ तो ये हमारा कम्युनिकेशन थ्योरी है। कम्युनिकेशन थ्योरी भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसी के लिए। कम्युनिकेशन के फेलियर के कारण सरकार की जो पॉलिसी की डिलीवरी है वो सही से नहीं पहुँच पाती है लोगों तक। कार्ल डायस ने कम्युनिकेशन थ्योरी की शुरुआत की थी। कार्ल डायस की पुस्तक थी द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट मॉडल्स ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। ये पुस्तक थी कम्युनिकेशन थ्योरी की, 1963 में उन्होंने ली थी और ये पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन थ्योरी के फेलियर के कारण गवर्नमेंट, अपोजिशन, सोशल सिस्टम, इन सब में एक अराजकता आ जाती है। इसलिए कम्युनिकेशन पॉलिसी को या कम्युनिकेशन थ्योरी को स्ट्रेंथन करने की भी ज़रूरी है, रूलिंग क्लास को भी, अपोजिशन को भी। कम्युनिकेशन थ्योरी को कार्ल डायस ने बताया कि इसके फेलियर के कारण क्या क्या होता है। उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए जिसका मैं मेंशन करना चाहूँगी कि द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन may be studied in 3 contexts. First, communication within the political system. B, communication between political system and its environment. Communication between two or more political system. Its analysis involves the study of several components including the structure meant for sending and receiving messages, the channels used for the purpose of communication along with their capacities and rates of utilization,
expressed in terms of their load and load capacity, rate of flow, amount of lag and gain, delay or promises in responding to the information that is received, process of storage of information, feedback mechanism, the codes and language applied for the purpose of communication, the contents of the message transmitted. इन सबको ध्यान में रखना चाहिए पॉलिटिकल एनालिसिस करने के पहले या कोई भी पॉलिसी को डिलीवर करने के पहले। अगर कम्युनिकेशन के इन चीज़ों को, फीडबैक मैकेनिज्म हमारा क्या है, कोड्स ऑफ लैंग्वेज क्या है हमारा, हम कैसे डिलीवर कर रहे हैं पॉलिसी को, किसी भी पॉलिसी को, ये इम्पॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसी में। ये रूलिंग क्लास के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, अपोजिशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करना किसी भी पॉलिसी के डिलीवरी के पहले ये बहुत ज़रूरी है। इसके लूपहोल्स के कारण कई तरह की एनार्की आती है और ये आज हम सबके सामने हैं। अब थर्ड स्टेज है मेरा इस टॉपिक का, एग्रीकल्चर रिफॉर्म। देखिए, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है रिफॉर्म करना। किसी भी राष्ट्र की तरक्की, राष्ट्र के उन्नति के लिए ज़रूरी होता है कि हम एक रिफॉर्म की ओर आगे बढ़ें। एडेप्टेशन एंड रिफॉर्म, ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी होता है किसी भी राष्ट्र की तरक्की के लिए। समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग अगर हम चेंजेस नहीं लाते हैं, अडेप्ट नहीं करते हैं नई चीज़ों को, तो फिर वहाँ प्रोग्रेस होना रुक जाता है। इसलिए ज़रूरी है रिफॉर्म की भी आज उतनी ही आवश्यकता है। और भारत जो है वो कृषि प्रधान देश रहा है और आज भी भारत की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। आज भी हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी नहीं है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम रिफॉर्म नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट भी हमारा रुक जाएगा और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो बिल आया है हमारे यहाँ, जो विधेयक हुआ है, 3 विधेयक पास हुआ है, वो इन 3 बिल को ध्यान से हमें कम्युनिकेट करना है, क्योंकि आधा सच भी बहुत खतरा पैदा करता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इन 3 बिल को अच्छी तरह से पढ़ें, स्टडी करें, उसके बाद हम किसी निर्णय पर पहुँचें। हाँ, इसमें कुछ लूपहोल्स हैं वो सामने आने चाहिए। तो मैं तीनों बिल को हल्का शॉर्ट में मैं इसको मेंशन करती हूँ। पहला बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। ये क्या कहता है ये जानना जरूरी है। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक। इस बिल में प्रावधान किया गया है कि किसान अपने उत्पाद मंडी से बाहर बेचने के लिए आज़ाद होगा। इस विधेयक में राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है। मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कम करने की बात कही गई है। इस विधेयक के अनुसार किसान देश में कहीं भी अपना उत्पाद बेच सकता है और ये बहुत ही अच्छा प्रावधान है। कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग को भी बढ़ावा दिया गया है। सपोज किसान किसी अपने सामान को 20 रुपये में बेचता है, वो मंडी में आकर मिडिलमैन उसी सामान को 50 रुपये में किसी कंपनी को बेचता है। लेकिन इस बिल के कारण अगर किसान 30 रुपये में डायरेक्ट कंपनी को बेचता है और बीच से वो मिडिलमैन हट जाता है, वो बिचौलिया हट जाता है, ट्रेडर्स हट जाते हैं, तो इसमें किसान को भी फ़ायदा है, कंपनी को भी फ़ायदा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें कुछ लूपहोल्स भी हैं। किसान के वेलफेयर के लिए ज़रूरी है कि उनको हम लीगल ट्रेनिंग दें, क्योंकि इसके लिए कोई उचित प्रावधान नहीं है। क्योंकि आज कोई बड़ी कंपनी अगर किसान को किसी भी कारण से धोखा दे सकती है तो किसान के पास न इसके लिए कोई डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग नहीं है यहाँ।
तो ये सरकार को ध्यान में रखना होगा कि पर्टिकुलरली सिर्फ किसान के वेलफेयर के लिए क्या डिस्प्यूट रिड्यूशल मैकेनिज्म को हम कितना स्ट्रॉन्ग बनाएं। इस लूप होल्स को भी सरकार को एड्रेस करना होगा। ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ट्रस्ट पैदा हो, जिसके कारण वो इनसिक्योरिटी नहीं रहे किसान के पास। दूसरा है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक। इस विधेयक में कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। ये बिल कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसान को जुड़ने के लिए सशक्त करता है। ये बहुत ज़रूरी है। अनुबंधित किसानों की गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्पष्ट है, इसमें किसी भी तरह का इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड जो है वो आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। ये जरूरी था सरकार को ये बिल लाना, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार को इस लूपहोल्स पर भी इसको ध्यान देना होगा कि एक्सेस होर्डिंग आज भी होने की चांसेस हैं। कॉरपोरेट जो है या कोई बड़ी कंपनी है, इसके लिए क्या मैकेनिज़्म है सरकार, क्योंकि कुछ तो इसके साथ एसोसिएटेड रिस्क है जिसके कारण फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस एसोसिएटेड रिस्क को भी ध्यान में सरकार को रखना होगा कि आज भी कोई भी कंपनी इलीगल होर्डिंग ना करे जिससे किसान को नुकसान हो, क्योंकि किसान को आज ज़रूरी है वो प्राइस टेकर से प्राइस गिवर की ओर आगे बढ़े। मोनोपोली को आज हटाना होगा, इसको एलिमिनेट करना होगा। मार्केट में एक ही बायर है, ऐसा आज भी नहीं होना चाहिए। आज भी चांसेस हैं इसके। तो इस लूपहोल्स को भी सरकार को, ये जो एसोसिएटेड रिस्क है कुछ, उसको थोड़ा सरकार को ध्यान में रखना होगा और इसको एड्रेस करना होगा। और आज इससे फ़ायदा होगा। देखिए आज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात, आरबीआई भी इसकी बात कर रही है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रही है। अब बीना देवी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। बीना देवी ऑर्गेनिक खेती कर मशरूम का खेती कर ट्रेनिंग लेकर आज 1 लाख रुपए पर मंथ वो कमा रही है। हरबंस सिंह पंजाब में इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो कुछ लूपहोल्स हैं, उसको भी ध्यान में सरकार को एड्रेस करना होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में ये कंटिन्यूअस संवाद का जो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये अनवरत चलता रहता है और रिफॉर्म भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि एग्रीकल्चर रिफॉर्म को लाना आज अति आवश्यक था। किसी भी डेवलपमेंट के लिए, राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए ये बिल लाना जरूरी था। तो एक जो इसमें लूपहोल्स है सरकार इसको एड्रेस करे। इलीगल होर्डिंग को कैसे रोका जाए, आज सरकार इस पर भी ध्यान दे। डिस्प्यूट रिड्यूशल मैकेनिज्म जो है उस पर ध्यान दे, क्योंकि इस तरह का कोई स्पेसिफिक किसान के पास है नहीं और बड़ी बड़ी जो कंपनी है वो इसका फ़ायदा उठा सकती है। तो किसान को भी लीगल लिटरेसी की आज ज़रूरत है। तो इन बातों को अच्छी तरह से हम कम्युनिकेट करें, लोगों तक पहुंचाएं। और अपोजिशन का जो नेगेटिव रोल है, अब बताइए कनाडा में जो WTO में जाकर वहाँ अपोज कर रहे हैं वहाँ के, और भारत में आकर इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीयकरण, इंटरनल चीज़ों को बनाना, ये बहुत नेगेटिव रोल अपोजिशन का दिख रहा है। इसलिए चीज़ों को अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना, एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की ओर आगे बढ़ना, ये सब डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है। और किसान को आज ज़रूरी है कि हम प्राइस टेकर से उसे प्राइस गिवर बनाएं, उसको इतना एम्पावर करें, मोनोपोली की सिस्टम को हम रोकें, इसको एलिमिनेट करें, क्योंकि आज भी इसकी चांसेस हैं।
फार्मर्स के वेलफेयर के लिए क्या मैकेनिज़्म है जो फार्मर के वेलफेयर को ही सिर्फ देखे। सरकार इसको ध्यान में, सरकार को इसे लाना होगा और इस लूपहोल्स को, जो थोड़ी बहुत जो लूपहोल्स है उसको सरकार सामने लाए और उसको देखे कि जो छोटी छोटी जो एसोसिएटेड रिस्क, जो इनसिक्योरिटी जो लग रही है उसको दूर करने का प्रयास करे। जैसे डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज़्म को स्ट्रॉन्ग करे, फार्मर्स के वेलफेयर के लिए एक अलग मैकेनिज़्म हो जो उसको ध्यान में सिर्फ फार्मर्स के वेलफेयर पर ही ध्यान दे। और इलीगल होर्डिंग्स की आज भी चांसेस हैं, उसके लिए सरकार का क्या प्रावधान है, इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। और देखिए, रिफॉर्म्स हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि एक मैं अगर बिहार का केस स्टडी बताऊं, ठीक है, जब एग्रीकल्चर रिफॉर्म हुआ था एक समय, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, तो पंजाब में उस टाइम काफ़ी ग्रोथ हुआ था और बिहार में उस टाइम, क्योंकि बिहार उस टाइम एग्रीकल्चर ग्रीन रिवॉल्यूशन से फ़ायदा बिहार को बहुत नहीं पहुंचा था, बिहार उसको अडेप्ट नहीं कर पाया था। लेकिन 2004 और 5 में जब नीतीश कुमार ने बिहार में एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाया था, तो उस टाइम बिहार का जो ग्रोथ है, जो एग्रीकल्चर ग्रोथ था वो 4.7 इंडिया के नेशनल एवरेज के ग्रोथ से भी ज़्यादा था। 3.6 था इंडिया का एवरेज जो ग्रोथ था, 3.6, और बिहार का सिर्फ 4.7 था और पंजाब का देखिए 1.6 था। और जब ग्रोथ होती है, इस तरह की एग्रीकल्चर ग्रोथ होती है, तो उसमें कंस्ट्रक्शन बूम भी आता है, जो कि देखा गया बिहार में भी 29% आया है। 4th लार्जेस्ट विलेज वेजिटेबल यहाँ का बिहार का है और 8th लार्जेस्ट फ्रूट जो सप्लाई होता है बिहार में सबसे ज़्यादा होता है। और ये हुआ सिर्फ जब नीतीश कुमार ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाया था। तो ये एक केस स्टडी है, जो ये डेटा जो दिखा रहा है वो जीडीपी ग्रोथ पंजाब का 5 से 6 है और बिहार का 11 से 13 दिखा रहा है। ये गैप जो ब्रिज है ये शो करता है कि किसी भी सेक्टर में रिफॉर्म की कितनी आवश्यकता होती है। इसलिए आज एग्रीकल्चर रिफॉर्म की अत्यंत आवश्यकता थी, इंडिस्पेंसेबल था आज ये, और ये लाया गया। हाँ, इसमें जो कुछ लूपहोल्स है उसको सरकार ध्यान में रखकर इस एसोसिएटेड रिस्क को, जो किसान को कुछ इनसिक्योर कर रही है, उसको सरकार ध्यान में रखे और एक ऐसे रेगुलेटरी बॉडी बनाए जो इलीगल होर्डिंग्स को भी रोके। यही मेन जो लूपहोल्स है, इनसिक्योर ना करे सरकार को। और आज भी कल एक मैं वक्तव्य सुन रही थी हमारे लॉ मिनिस्टर का, उसमें उन्होंने बताया कि सरकार जो किसानों में जो इनसिक्योरिटी है कि एमएसपी को हटा दिया जाएगा, इस तरह का कोई प्रावधान इस बिल में ऐसा नहीं किया गया है, बल्कि मल्टीपल चॉइस दिया गया है। 600,000 धान एमएसपी पर खरीदा गया, सरकार ने खरीदा है आज भी। तो इस तरह की इनसिक्योरिटी को हटाना होगा और ये कम्युनिकेशन, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन फेल्योर है। तो सरकार को इसको ध्यान में रखते हुए इस कम्युनिकेशन को और जो भी रिस्क फैक्टर हैं, जो लूपहोल्स हैं, उसको फिर से इस संवाद के जरिए सामने आए और मिलजुल कर इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की ओर, अपोजिशन को भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की ओर आगे बढ़ना होगा। ये राष्ट्र हित में है, राष्ट्र की भलाई में है। राष्ट्र हित से ऊपर कोई हित नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।